नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष की। तो शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोयम्बटूर में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इंटरेक्टिव सत्र में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन, नवाचार और विकास की गतिविधियों की जानकारी देंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर में इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का भी शुभारंभ करेंगे। इस सेशन में अब तक 700 से अधिक निवेशकों और उद्यमियों ने पंजीयन कराया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा दक्षिण भारत का दौरा सही दिशा में जा रहा है। तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों से दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के उद्योगपतियों और निवेशकों से मिलना हुआ है। उन्हें मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। कोई भी राज्य निवेश से समृद्ध होता है। हमारी सरकार निवेशकों के साथ है। उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी सरकार का बजट जब से पेश हुआ है तब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले में क्या कुछ काम चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके की बात सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के सरकार किस कदर गंभीर है, देखिए एक रिपोर्ट। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अतिक्रमण की जद में आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। गोविंद सिंह ने कहा कि वह खुदी की और जन समस्याओं को लेकर एक जन आंदोलन करेंगे। साथ ही भिंड कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। जिन आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि बीते 35 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब मेरी कोठी की नपती की गई। कांग्रेस पार्टी 9 अगस्त को धार में बहुत विशाल सभा करेगी, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज पटवारी जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह जी, पूर्वा के समाप्ति के बाद खंड में आकर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो तानाशाही तरीके से अवैध कृत्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में ज्ञापन देकर सरकार को जगाने का काम। मोदी सरकार का बजट जब से पेश हुआ है तब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को क्या मिला। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन प्रदेश को क्या मिला? अब इस सवाल पर रेल मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। मोदी बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला? रेल मंत्री ने बजट पर खुलासा किया। मध्य प्रदेश को मिले 14,738 करोड़ रुपए। कांग्रेस के समय मिलते थे 632 करोड़ रुपए। केंद्रीय आम बजट में मध्य प्रदेश के रेलवे को 14,738 करोड़ रुपए मिले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 81 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 80 स्टेशनों का अमृत भारत के तहत डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है। उन्होंने कांग्रेस के समय की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश के लिए सालाना औसत 632 करोड़ रुपए होता था। प्रदेश में अब रेलवे 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। 10 साल में रिकॉर्ड 1062 फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं। मध्य प्रदेश में 14,738 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है बजट का। टोटल मध्य प्रदेश में 81,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 80 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के अंदर। बजट में रेलवे के लिए सौगात तो गिना दी गई, लेकिन सच ये भी है कि दूसरे मुद्दों को लेकर प्रदेश में आम बजट पर सियासी बयानबाजी तेज है। इस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी सफाई दे रही है। और टोटल मध्य प्रदेश को 17,000 करोड़, राज्य को जीएसटी का रेशियो देना पड़ता है
तो वही दे रहे हैं, अलग से क्या दे रहे हैं? जो अलग से बिहार को दिया है, आंध्र प्रदेश को दिया है, उड़ीसा को दिया है, वैसा कुछ तो मध्य प्रदेश को दिया नहीं। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को पूर्व की तरह ही प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया गया है, जहां 81,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं मध्य प्रदेश में पहले से चल रही हैं। इस बजट में लगभग 15,000 करोड़ की नई योजनाएं मध्य प्रदेश को मिली हैं। इस बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को दी गई रेल सुविधाओं और 14,738 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधानों के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। कटनी के झन्ना खदान को लेकर मध्य प्रदेश के 2 सीनियर अधिकारी आमने सामने हैं। एक IAS के आदेश को दूसरे IAS अधिकारी ने पलट दिया। इतना ही नहीं, विभागीय मंत्री के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला कटनी की झन्ना खदान का है। इस खदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SLP वापस लेने का आदेश दिया था। इस आदेश के पालन में विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद पूर्व ACS KN कंसोटिया ने LLP वापस लेने के आदेश जारी कर दिए थे। IAS के हाथ से वन महकमा छीनने के बाद नए अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णमाल ने मंत्री के फैसले वाली फाइल पर SLP वापस न लेने को लिखा है। इस मामले को लेकर दोनों IAS आमने सामने हैं। पूरे मामले को इस प्रकार से समझा जा सकता है। कटनी की झन्ना खदान का आवंटन वन भूमि पर किया। आवंटन के समय वन भूमि को राजस्व भूमि बताया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने SLP वापस लेने के निर्देश दिए। तत्कालीन मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी SLP वापस लेने की टिप लिखी। ACS 1 JN कंसोटिया ने फाइल पर SLP वापस लेने के लिए निर्देशित किया। ACS 1 के पद से हटते ही नए ACS ने आदेश को रोक दिया। इस मामले के बाद ही दोनों IAS आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया के थरेट थाना क्षेत्र में करीब 2 दशक पहले हुए एक विवादास्पद एनकाउंटर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि जांच अधिकारी कोर्ट में बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था। दरअसल पूरा मामला साल 2006 का है, जहां दतिया पुलिस ने अमर सिंह के साथ खुशहाली लाल को भी कथित मुठभेड़ में मार दिया था। बता दें कि एक रात दतिया पुलिस खुशहाली लाल के घर पहुंची और तीनों भाइयों को उठाकर ले गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बाद में खुशहाली राम के अलावा उसके दोनों भाइयों को छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद दतिया पुलिस ने दावा किया कि उसने थरेट इलाके में 2 कुख्यात डकैतों को मुठभेड़ में मार गिराया है। जब दोनों डकैतों को फोटो अखबार में छपे तब पता चला कि इसमें खुशहाली राम भी है, जबकि दूसरा युवक अमर सिंह नामक डकैत बताया गया। फिलहाल मृतक का भाई बालकिशन इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बालकिशन सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश में है। जनता के केवट याचिकाकर्ता थी, उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और उसका यह कहना था कि उसके 3 बेटे हैं और उन तीनों बेटों को एक रात पुलिस डबरा आई और रात में उठा के ले गई। उसके द्वारा पुलिस में जब शिकायत की गई तो उसके 2 बेटों को पुलिस ने छोड़ दिया और एक तीसरा बेटा छोटू और खुशहाली राम था, उसको पुलिस ने नहीं छोड़ा। काफी पुलिस में शिकायत की, अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर रीवा से है। रीवा जिले के त्योंथर SDM कार्यालय का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो SDM कोर्ट के अंदर का है, जहां पर उपस्थित एक वकील और SDM के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अधिवक्ता राजेंद्र गौतम भी किसी प्रकरण की सुनवाई के लिए SDM कोर्ट पहुंचे। इसी दौरान SDM संजय जैन और अधिवक्ता राजेंद्र गौतम के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से तेज आवाज में बात करने लगे। तभी गुस्साए SDM ने कहा कि यह मेरा कोर्ट है, जो करना है कर लो, मैं दोनों पक्षों की सुन रहा हूं।
धमकी किसी और को देना। बता दें कि सोमवार के दिन जमीनी प्रकरण को लेकर एसडीएम संदीप जैन की अदालत में अधिवक्ता राजेंद्र गौतम पेश हुए। अधिवक्ता राजेंद्र गौतम कोर्ट में आते ही जमकर बहस शुरू कर दी और कोर्ट की मर्यादा को धूमिल करने लग गए। अधिवक्ता चिल्ला रहा था और एसडीएम गुस्से में जवाब दे रहे थे। इस बीच एसडीएम संदीप जैन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि सबके होश उड़ गए। बाद में अन्य अधिवक्ताओं के रिक्वेस्ट पर मामला शांत हुआ। राजेंद्र गौतम जी जो विद्वान अधिवक्ता उसमें उत्तरवादी रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए और बोले कि साहब मैं लिखित जवाब दूंगा। तो मैंने उनको ये निवेदन किया कि साहब जवाब और तर्क एक साथ होता है। कल नहीं साहब मैं लिखित दूंगा। मैंने उसको उनकी बात को स्वीकार किया। मैंने फिर उनसे बोला कि साहब तर्क के लिए नहीं आए थे, तो कल नहीं साहब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तर्क नहीं कर पाऊँगा, मुझे समय चाहिए। तो मैंने न्याय हित में उनको समय दिया। 16 तारीख की पेशी मैंने 19 जुलाई में लगा दी। 19 जुलाई में जब इनको पुकार हुई तर्क के लिए, तो ये सीधे मेरे न्यायालय में तेज़ी से बहुत चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही मुझे धमकाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2015 में सभी जिले में ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर तैयार करने की योजना बनाई थी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। यह योजना इसलिए थी कि सार्वजनिक स्थानों में भी महिलाएं बच्चों को निसंकोच व सुरक्षित वातावरण में अपने बच्चे का स्तनपान करा सकें, लेकिन यह योजना धरातल में कम कागजों में सिमटती हुई साफ नजर आ रही है। ताला लगा पाया गया होगा, बट यहाँ पर उसके लिए स्थापित किया गया था आचार कक्ष और ये अभी कंटिन्यूटी में है। और अगर ऐसी स्थिति है अन्य स्थानों पे, तो हम वहाँ पर भी इसको तत्काल एक्टिव करवाएंगे। इसमें पूर्व में प्रचार प्रसार किया गया था विधिवत, और साथ ही इसका मोटिव ये था कि वहाँ पर जो भी महिलाएं अगर किसी प्रकार से ऑकवर्ड फील करती हैं स्तनपान को लेके, तो वो ऑकवर्ड फील ना करें और उनको एक कंफर्ट जगह उपलब्ध कराया जा सके। अंबिका गौतम। अंबिका जी कहाँ से आए हैं? वाराणसी। आप बच्चे को एडमिट किए हैं क्या? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप अगर बच्चे को दूध पिलाना है आप लोग माताओं को, तो क्या सुविधा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? हॉस्पिटल में सुविधा है सामने स्तनपान कक्ष की, बट उसमें ताला लगा हुआ है। इसी वजह से हमें मतलब बेड पर ही दूध पिलाना पड़ता है। कब से लगा है ताला? अब ये नहीं पता। अच्छा आप गए थे, खोलने का प्रयास किया? हाँ। अच्छा लेकिन ताला बंद? हाँ। कलेक्टर परिसर के बाद हम इस वक्त अब जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर उस योजना का अमल तो हो रहा है, लेकिन यहां पर भी ताला लगा हुआ है। हमने यहां पर एक महिला से भी बात की जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए इस कक्ष तक पहुंची तो थी, लेकिन इस पे ताला लगा हुआ है। अभी हम अपनी खोलने का प्रयास करिए, ये ताला लगा हुआ है। ऐसे हालात में माताएं अब जिस बेड पर भर्ती रहते हैं उनके बच्चे वही दूध पिलाने की विवश होती है, अस्पताल परिसर में कोई और कोना तलाशती है। हालांकि यहाँ के स्टाफ कर्मचारियों से हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यदि कोई महिला उन तक पहुंचती है और इस पर कक्ष को खुलवाने की अगर जानकारी देती तो वो खुलवाते हैं और उसके बाद में महिलाएं यहाँ पर प्रवेश कर जाती। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो इस कक्ष को खुला रखना चाहिए, क्योंकि हो ना हो कई महिलाओं को जानकारी नहीं हो पाती कि यह कक्ष जो उनकी सुविधाएं के लिए बनाया गया है, या फिर इन्हें अगर इसे खुलवाना है तो उनको किसके पास शिकायत लेकर के जानी चाहिए। राहुल टेमरे, अन्य न्यूज़, बालाघाट। दुर्ग जिले के जामुल के लेबर कैंप में गुरुवार तड़के एनआईए ने मजदूर नेता कलादास डहरिया के घर छापा मारकर 4 घंटे छानबीन की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मोबाइल, पेन ड्राइव और लैपटॉप टीम के साथ ले गई है। डहरिया को पूछताछ के लिए 1 अगस्त को रांची बुलाया गया है। डहरिया ने इसे गरीब मजदूरों की आवाज को दबाने का प्रयास बताया है। देखिए एक रिपोर्ट। भिलाई के जामुल स्थित एसीसी अडानी के लेबर कैंप में एनआईए की टीम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता कलाकार कलादास डहरिया के घर 4 घंटे डटी रही। डहरिया कई एनजीओ से जुड़े हैं। इनका किसी देश विरोधी संगठनों से लिंक खासकर माओवादियों से तो नहीं है, ये जांचने के लिए एनआईए ने छापा मारा। डहरिया के मुताबिक छापे के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उन्हें देश विरोधी ठहराया जा सके। एनआईए का साफ साफ कहना है कि आपका संपर्क भारत विरोधी लोगों से है, तो हमने कहा भारत विरोधी लोगों से है वो आप दिखा दीजिए, हम भी समझ जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमें जांच करने में कोऑपरेट करिए। हमने जांच करने में पूरा कोऑपरेट किया, सब जगह ढूंढे, घर में कुछ भी नहीं मिला, एक दिन का भी नहीं मिला। वो कहे कि आपको 1 अगस्त को रांची आना है, झारखंड रांची, आपसे पूछताछ होगी। अगर
इसको अभी हम लोग जांच करेंगे, जांच में कुछ नहीं निकलेगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर कुछ निकलता है तो आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। ये मुझे लग रहा है कि आंदोलनकारियों को दबाने का एक बड़ा साजिश है। कौन सा आंदोलन? हंसदेव वाला? हंसदेव कभी सारे आंदोलन, पूरे मजदूर आंदोलन। आप देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इस बात को रखा ही नहीं है कि सामने कि आज़ादी के बाद आज तक औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं मिलता। ये क्या बात है? कौन सी आज़ादी है? रांची से आई एनआईए की टीम 8 गाड़ियों में सीआईएसएफ और पुलिस संग सुबह करीब 5:30 बजे डहरिया के घर पहुंची। इससे पहले तड़के से घर की निगरानी की जा रही थी। छापे के वक्त घर में डहरिया और उनकी पत्नी मीरा डहरिया मौजूद थी। मीरा ने कहा कि वो पहले से ही लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब अचानक क्या है कि देखिए, जो गरीबों के लिए जो हम देख रहे हैं ना, देश भर में गरीबों के लिए जो आज आवाज़ उठाती है, मजदूरों के लिए जो आज आवाज़ उठाती है, वो देशद्रोही है, वो नक्सली है। वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही करके लोग ना ये के धारा लगा के अंदर करेंगे और क्या करेंगे, वही करेंगे। आप लड़ने के तैयार हो? लड़ेंगे भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे? हम तो 7 दिन से लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे। और सामाजिक कार्यकर्ता को कुल मिला के वो उनका मुंह बंद कराने के लिए है। यहाँ पर कुछ साल पहले 2 नक्सली भी पकड़ाए थे, जिनको पुलिस ने मुठभेड़ कर दिया था ले जाके जंगलों में आसपास के, और उनको बताया था कि नक्सली है। उस पूरा मामला जांच चल रहा है। अब ये आज एनआईए आई उनके यहाँ से कैलाश डहरिया, जो कि श्रमिक नेता हैं, पहले भी कई आंदोलन श्रमिकों के पक्ष में कर चुके हैं, नियोगी के साथ भी जुड़े रहे हैं। पहली इस बार एनआईए की टीम पहुंची और लगभग 4 घंटा पूछताछ की और उसके बाद फिर यहाँ से गई है। एसी जामुल कैंप से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। सारंगढ़ पुलिस ने कांग्रेस नेता की हत्या की गुत्थी को सुलझा ली है और मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक ब्याज पर पैसे देता था। इससे 2 आरोपियों ने भी पैसा ले रखा था और मूलधन नहीं चुका पाने के बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। तो मूलधन नहीं चुकाने की वजह से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस नेता की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। मृतक ब्याज पर पैसे देता था। दिनांक 23 जुलाई 2024 को करीब रात्रि में हमें 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक व्यक्ति जो है, उसकी जो है लाश जो है बरमकिला थाना क्षेत्र में ही ग्राम सिंगारपुर गांव में मिली है। तो उस पर हमने त्वरित जो है उसमें मामला पंजीबद्ध कर, अपराध पंजीबद्ध कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी थी और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर इसमें सूक्ष्मता से जांच चालू किया। गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं और कपड़े जो हैं, इनके जले हुए कपड़े, उनके अवशेष हैं, उन सबको हमने जब्त किया है और आगे हम इसमें विवेचना करके चालान पे। बसना के सरायपाली ब्लॉक के कटेला में बदहाल सड़क की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। बरसात में लोगों का आवागमन भी ठप पड़ गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। बता दें कि साल 2018 में सड़क का निर्माण हुआ था। निर्माण के 3 साल बाद ही सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, समय पर भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है।